नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह जानकारी देते हुए ज्योतिर्विद पंडित कृष्ण शर्मा नावा ने बताया कि इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा का आगमन नौका पर हो रहा है, जिसे सुख समृद्धि कारक कहा जाता है। वहीं देवसर के माता मंदिर में भी नवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा ने बताया कि चैत्र मास के नवरात्रे 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं। वहीं उन्होंने इस बारे में नवरात्रे खरीदारी उत्तम बताई। उन्होंने बताया कि इस बार करीब 110 वर्षों के बाद बेहद शुभ योग बन रहा है, जिसके चलते मां शक्ति की आराधना का यह पर्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि नवरात्रों के दौरान शनि और गुरु अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। इसके अलावा 4 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर भी होते रहेंगे और नवरात्रि पूरे 9 दिन की होने के कारण इसे और अधिक शुभ माना जा रहा है। वहीं भिवानी के देवसर धाम में मां दुर्गा के मंदिर में इस बार विशेष तैयारियां की गई है। इस बारे में मंदिर महंत और संचालकों ने बताया कि इस बार के नवरात्रों के दौरान लाखों की संख्या में भक्तों के द्वारा मंदिर में पहुंचने की संभावना है। 22 मार्च बुधवार से चैत्र नवरात्र शुरू। हिंदू धर्म में माता दुर्गा की आराधना के लिए साल के 2 पखवाड़े बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये विशेष खास रहते हैं चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। इस बार 22 मार्च से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं और 110 साल के बाद में विशेष प्रकार के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। गुरु और शनि क्रमशः दोनों अपनी स्वराशि में संचार कर रहे हैं। इसके अलावा खरीदारी के लिए भी नवरात्रों में एक से बढ़कर एक अच्छा मुहूर्त बन रहा है, जो भूमि, प्लाट, वाहन, जेवरात आदि की खरीद के लिए शुभ माना गया है। माता के लिए आराधना में घट स्थापना को महत्वपूर्ण माना गया है। घट स्थापना का समय इस बार सुबह 6:25 से 7:41 तक रहेगा। जो भक्तजन किन्हीं कारणों से इस समय में घट स्थापना न कर पाए तो इसका अगला समय 7:59 से 9:31 तक विद्यमान रहेगा। इस बार माता नौका पर सवार होकर आ रही है। वैसे तो माता का वाहन सिंह माना जाता है, यानी शेर की सवारी, लेकिन तिथिवार के कर्मानुसार नवरात्र में इसकी सवारी अनेक रूपों में देखने को मिलती है। बुधवार को प्रतिपदा के साथ माता का आगमन नौका पर होगा, यानी माता रानी नौका से सवार होकर आएंगी। नौका पर सवार होने का अर्थ आप जो इच्छा करेंगे वही इस नवरात्र में आपको प्राप्त होगा, अर्थात माता सभी खुशहाली लेकर आएंगी। इसके साथ साथ नवरात्र में क्रमशः यत्र तत्र सर्वत्र वर्षा के योग भी विद्यमान रहेंगे।
आरती बस अभी होगी नहीं। ये माता रानी का मंदिर 733 वर्ष पुराना है। 733 वर्ष पहले यहाँ पर भंवर सिंह नाम का बंजारा आया था और उनको वो अपनी यहाँ गाय चराने के लिए आया था और माता रानी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और तब से उन्होंने ये मंदिर स्थापित करवाया था। और तब से लेकर धीरे धीरे माता रानी की इतनी कृपा हुई कि देश विदेशों से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है और सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। और यहाँ पर जितने भी भक्तजन आते हैं उनके लिए ठहरने का और भोजन का विशेष निःशुल्क प्रबंध है और भक्तजन यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक, उद्यान आदि सहित मत्स्य पालन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में डीसी नरेश नरवाल के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला मछली पालन अधिकारी सिकंदर सांगवान ने मछली पालन में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीक, उद्यान आदि सहित मछली पालन पर पूरा जोर दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के प्रोजेक्ट पर महिला एवं अनुसूचित जाति को 60% तक का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग को 40% का अनुदान दिया जाता है। डीसी नरेश नरवाल के निर्देशानुसार जिला में मत्स्य पालन विभाग द्वारा लोगों को झींगा मछली पालन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। परिणाम स्वरूप जिला में फिलहाल लगभग 225 एकड़ में झींगा मछली पालन किया जा रहा है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन व्यवसाय को अपनाकर लाखों रुपए कमा रही हैं। जिला मत्स्य अधिकारी सिकंदर सांगवान ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर लगाकर लोगों को झींगा मछली पालन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। लोग झींगा मछली पालन हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि का लाभ उठा रहे हैं। धीरे धीरे झींगा मछली पालन का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए समय समय पर जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। मैं सिकंदर सिंह सांगवान, जिला मत्स्य अधिकारी भिवानी। सरकार द्वारा PMSY स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत खारे पानी में मछली पालन के प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री व माननीय मंत्री जी श्री JP दलाल के दिशा निर्देश और प्रयास के माध्यम से ब्लॉक शिवानी और भैल में 2022-23 के दौरान 250 एकड़ में झींगा मछली पालन का कार्य करवाया गया है। मत्स्य किसानों को वहाँ एक मत्स्य किसान कम से कम 7 टन से लेकर 8 टन की झींगा मछली पालन की प्रोडक्शन का उत्पादन किया, जिससे उस बंजर जमीन में मत्स्य किसान को कुछ भी पैदा नहीं होता था। सरकार के प्रयास से उस जमीन में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की इनकम मत्स्य किसान ने 4 महीनों के पीरियड में 4 महीने के टाइम में वो उत्पादन करके अपना अच्छा मुनाफा प्राप्त किया है। और बहुत ही अच्छा प्रयास है माननीय JP दलाल जी का, और वहाँ ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। हर जगह डिपार्टमेंट की उपलब्धियों के बारे में गिनवाते हैं, बताते हैं, ज़्यादा किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप झींगा मछली पालन का कार्य शुरू करें, जिससे आपकी आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, आपके बच्चे पालन पोषण अच्छी प्रकार से चलेगा। और बेरोजगार युवकों को भी ज़्यादा कहते हैं भाई आप भी इसमें
मछली पालन से जुड़ें, जिससे आपको ज़्यादा इनकम होगी और एक रोजगार का साधन आपको प्राप्त होगा। सर गरबा में भी एक योजना हाँ, गरबा में भी माननीय मंत्री जी के प्रयास से एक एक्सलेंस सेंटर उत्कृष्ट केंद्र खारे पानी का मत्स्य विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अभी उसका प्रोसेस में चला हुआ है। उसके होने के बाद इसके बारे में आगे माननीय मंत्री जी के प्रयास से इसमें भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। किसानों को फायदा होगा, जिससे खारे बंजर भूमि है जहाँ अंडरग्राउंड पानी है, खारे पानी उसको ज़्यादा इसमें प्रयोग करके झींगा मछली पालन का करवाया जाएगा और लोगों को, किसानों को ज़्यादा इसका उत्पादन लेकर अपनी आय का स्रोत बढ़ाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी द्वारा गांव नीमड़ीवाली में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत किसान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में खंड के 24 गांव से लगभग 800 किसानों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वीसी एमडी रोहतक से एचएस चहल पहुंचे। इस अवसर पर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। सोमवार को गांव नीमड़ीवाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कृषि एवं प्रदर्शनी में कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर बीएस बेनीवाल भी किसानों के बीच पहुंचे। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर योगिता बाली ने बताया कि इस प्रोग्राम में महेंद्रगढ़ के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर रमेश यादव ने फसल अवशेष के प्रबंधन के बारे में अवगत करवाया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। मेले में कृषि विज्ञान केंद्र, मत्स्य पालन, इफ्को भिवानी, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विभाग, प्राकृतिक खेती उद्यान विभाग, गन्ना फसल स्टॉल, प्राइवेट बीज व खाद की स्टॉल्स भी लगाई गई थी। किसानों ने प्रदर्शनी में लगाई गई विभिन्न स्टॉल्स का खूब जी भरकर लाभ उठाया और खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त की। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता बाली, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी से। किसान मेले का एक आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था यथावत फसल अवशेष प्रबंधन, जिसमें 800 किसानों ने भाग लिया था। ये गाँव नीमड़ी में लगाया गया था, जिसमें प्रदर्शनी भी थी। विभिन्न विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए। इसमें किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी और उनको कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाए ताकि वो ना जलाएं और मृदा को भी नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही लार्ज स्तर पे एक मेले का आयोजन किया है। तो उसमें किसानों ने भागीदारी ली थी और बढ़ चढ़ के लिया और सारी व्यवस्थाएं हमारे गाँव की तरफ से और कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से की गई, जिसमें किसानों को बहुत लाभ हुआ। और ये हम मेला बहुत टाइम से कई गांवों में लगा चुके हैं, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी करा रहे हैं, जिला स्तरीय भी कर रहे हैं, खंड स्तरीय भी कर रहे हैं और स्कूल और कॉलेज तक के बच्चों को हमने अवेयर किया है कि पराली ना जलाएं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों को हानि पहुंच रही, साथ ही मृदा का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। तो इस पर काफ़ी गतिविधियाँ थी। हमने प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित भी किया है, उनको इनाम भी दिए हैं, महिलाओं को भी इनाम दिए बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए और पुरुषों को भी हमने इनाम दिए जो लकी ड्रॉ के। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 के अवसर पर जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और डॉक्टर्स ने मरीजों के प्रति अपनी ड्यूटी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाने की शपथ भी ली। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर नीतू ने आमजन को दांतों की बीमारियों के प्रति जानकारी दी और उन्हें जागरूक भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर नीतू ने बताया कि दांतों, मसूड़ों और जीभ की सेहत का ख्याल रखना बाकी अंगों जितना ही जरूरी है। लोगों को ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल डे मनाया जाता है। यह दिन लोगों को विभिन्न ओरल हाइजीनिक प्रैक्टिसों के बारे में शिक्षित करने का भी प्रयास है, जिसका दैनिक आधार पर पालन किया जाना चाहिए। साल 2021 में वर्ल्ड ओरल डे के लिए 3 साल लंबी थीम लॉन्च की गई थी। यह थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। इस वर्ष यह थीम जीवन के हर चरण में मुंह की देखभाल करने के महत्व पर केंद्रित होगी। इसमें अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना प्राइमरी स्टेप है। यह ओरल हेल्थ डे पर जानिए मुंह को किस प्रकार से साफ रखा जाए और अलग अलग टिप्स चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की डॉक्टर नीतू ने विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्रदान की। हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ सिविल हॉस्पिटल भिवानी में सभी डॉक्टर्स को शपथ दिलाई गई है ओरल हेल्थ के लिए कि लोगों का तंबाकू छुड़वाना है, उनके मुंह की देखभाल और जो मरीज आएंगे उनका हमें प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है। और
मरीजों को जागरूक किया गया ओरल हेल्थ के बारे में। जागरूकता के बारे में बताना चाहूंगी कि दांतों के बारे में जैसे बताया गया कि हमारे मुंह में 2 सेट जो आते हैं दांतों के आते हैं, एक जिन्हें दूध का दांत बोलते हैं, दूसरा पक्का दांत। जो दूध के दांत होते हैं वो हमारे लगभग 6 महीने में आने शुरू हो जाते हैं और 3 साल तक लगभग सारे दूध के दांत आ जाते हैं। पक्के दांत हैं वो 6 साल की उम्र में आने शुरू होते हैं, दूध के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं और 13-14 साल की उम्र तक सारे पक्के दांत आ जाते हैं, दूध के दांत सारे टूट जाते हैं। सबको पता है कि दांत हमारे मुंह में खाने का, चबाने का, हमारे मुंह की बनावट बना के रखने का काम करते हैं, हमें बोलने में मदद करते हैं। जो दूध के दांत हैं वो एक काम और करते हैं कि जो पक्के दांत आते हैं उनके लिए जगह बना के रखते हैं कि जब मैं गिर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा दांत आएगा। जब वो काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं लेकिन हम उनकी देखभाल उस हिसाब से नहीं करते हैं। देखा गया है जनरली कि बच्चों को ब्रश कराना तब शुरू कराते हैं कि जब बच्चा खुद से ब्रश करने लायक हो जाए, हाथ में पकड़ ले, अपने आप कर ले। 9-10 साल की उम्र में बच्चे को ब्रश दिया जाता है कि अब वो खुद ब्रश कर लेगा तो उसको ब्रश दिया जाता है। ब्रश करना शुरू करना चाहिए जैसे ही बच्चे के मुंह में दांत आ जाते हैं। अब 6 महीने के बच्चे के मुंह में जैसे मैंने बताया कि दांत आ जाते हैं तो खुद तो ब्रश कर नहीं पाएगा, तो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे को ब्रश किसी बड़े को ही करना पड़ेगा। 3 साल के बाद 7 साल तक लगभग जैसे बच्चे को बताया जाएगा वो उस तरीके से ब्रश कर लेगा और 7 साल के बाद बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगी, वो खुद ब्रश कर सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा दांतों की बीमारियों के बारे में। दांतों में मेन बीमारी होती है जैसे कीड़ा लगना और पायरिया, दोनों का कारण एक ही है और हम इससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव का क्या तरीका है कि हमें ब्रश सुबह शाम दोनों टाइम करनी है। सुबह खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, उसके बाद ब्रश करके आपको कुछ नहीं खाना है। ब्रश हर 3 महीने में अपनी बदल लेनी चाहिए। ब्रश करने का सही तरीका होगा तो हमें ये बीमारियों से हम बचे रहेंगे। हर 3 महीने में अपना ब्रश जैसे मैंने बताया कि बदल लेना है, ठीक है। तो दांत में कीड़ा लगता है या पायरिया लगता है उसका मेन कारण यही है कि ब्रश नहीं हो रहा। हमने कुछ भी खाया दांत के ऊपर जमा रह गया, हमारे सबके मुंह में बैक्टीरिया है, उस खाने का एसिड बना देंगे, वो धीरे धीरे दांत गलता रहेगा। शुरू में थोड़ा सा छेद होगा, उसमें खाना फंसना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो एसिड दांत और गलाता जाएगा। जब तक कीड़ा दांत की पहली या दूसरी परत में है, अगर हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो तुरंत उसको साफ करके भर देगा और आपका दांत बच जाएगा। लेकिन हम लोग लापरवाही ये करते हैं कि हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमारे दांत में दर्द हो जाता है। उस स्टेज पे या तो हमें दांत की नस निकालनी पड़ती है जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, या फिर दांत ही निकालना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टूथ स्ट्रक्चर हमारा बचा हुआ है। पायरे में भी यही होता है कि मसूड़ों के आसपास गंदगी जमनी शुरू हुई, उसके बाद मसूड़ों में सूजन आनी शुरू हो जाती है और मसूड़ों से खून आता है। जैसे ही मसूड़ों से खून आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और कि मसूड़ों से खून आ रहा है, ब्रश करने की वजह से हम ब्रश करना ही छोड़ देते हैं। वही सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है और हम खुद से दोनों टाइम ब्रश करें तो मसूड़े से खून आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमने छोड़ दिया, हमारे मुंह में और ज्यादा गंदगी जमेगी तो मसूड़ों में से सूजन निकल के हड्डी में चली जाएगी, फिर वो हड्डी भी गलनी शुरू हो जाती है और दांत हिल हिल के गिर जाता है। जितनी हड्डी गलेगी उस हिसाब से दांत हमारा कमजोर होता जाएगा। इन दोनों बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम दोनों टाइम ढंग से ब्रश करें तो। एक और बीमारी के बारे में बताना चाहूंगी, ओरल कैंसर के बारे में। सबको पता है कि ओरल कैंसर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पान, तंबाकू इन सब चीजों से होता है। लेडीज अक्सर ये पूछती हैं कि जी हम तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, उसके बाद हमें भी क्यों कैंसर का खतरा हो रहा है, हमें क्यों कैंसर हो रहा है। अगर आपके सामने कोई बैठ के बीड़ी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, वो जो धुआं बाहर छोड़ रहा है उससे कैंसर होने का खतरा सामने वाले को भी है। तो जो सामने बैठा है उसको भी उतना ही खतरा जितना पीने वाले को है। तो बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पान, तंबाकू इन सब चीजों से दूर ही रहें। हमें अपने मुंह की हर महीने एक बार जांच कर लेनी चाहिए खुद से, जिससे हमें पता लग जाए कि दांतों में कीड़ा तो नहीं लग गया है या कैंसर के कोई लक्षण तो नहीं है। कीड़ा लगने के लिए आप देखोगे, मुंह खोल के आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, सारे दांत अपने चेक करो, कहीं कोई काला धब्बा दिख रहा है या कहीं पे खाना फंस रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा लो। कैंसर के लिए आपने जांच करनी है, सबसे पहले आप अपने ऊपर वाले होंठ को चेक करेंगे, उठा के ऊपर अच्छे से उंगली लगा के, कहीं पे आपको कोई गांठ या कोई छाला महसूस हो रहा है। इसी तरह से फिर आपने नीचे वाले होंठ को चेक करना है और मसूड़ों को चेक करना है, पूरे गाल को चेक करना है एक साइड पे, फिर दूसरे साइड पे। इसी तरह से फिर तालू को चेक करना है, ऊपर मुंह करके पीछे बिल्कुल तालू तक
आखिरी तक बिल्कुल चेक करना है। फिर आखिरी में जीभ चेक करनी है, जीभ बाहर निकालिए, पूरी चेक करिए, कहीं पे कोई सफेद धब्बा है या कोई गांठ है या कुछ अलग सी चीज आपको दिखाई दे रही है। जीभ की साइड चेक करनी है, जीभ उठा के जीभ के नीचे चेक करना है और जो फ्लोर ऑफ माउथ है वहां पे उंगली फेर के अच्छे से चेक करना है। अगर हम हर महीने अपनी ये जांच कर ले, कैंसर को हम टाइम से पकड़ सकते हैं। मंगलवार को कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने मौसम से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा कहा कि 23 तारीख के बाद भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने मौसम बदलाव को लेकर किसानों को अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के दिशा निर्देश भी दिए। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पश्चिमी हवाएं चलने से मौसम में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि 23 तारीख के बाद भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। इसका असर 24 और 25 मार्च को दिखाई देगा। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि भिवानी के अंदर लगभग 20 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मौसम में बदलाव आ सकता है। किसान भाइयों को बदलते मौसम की संभावना के कारण किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूँ की फसल में सिंचाई ना करें और मौसम की उतार चढ़ाव की संभावना के कारण किसानों को सलाह दी गई है कि कटी हुई फसल को इकट्ठा करके सुरक्षित स्थान पर ही रखें। जो हमने 16 तारीख की जो एडवाइजरी थी उसमें हमने बताया था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हिमालय क्षेत्र से पास कर रहा है, उसका प्रभाव जो है हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। तो उसके प्रभाव से 17 के बाद मौसम में बदलाव आया और उसके बाद 18, 19 और 20 को लगातार काफ़ी हिस्सों में बारिश देखने को मिली, कई जगह ओलावृष्टि की भी देखने को मिली। तो इसके साथ साथ अभी आज 21 और 22 2 दिन मौसम के साफ रहने की संभावना है। उसके बाद फिर से 23 तारीख में मौसम में बदलाव होकर के और 23 को गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है और 24 तारीख को ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है हमारा कि जो गेहूँ सरसों की फसल की कटाई कर रखी है उसको सुरक्षित ढक कर रखें, सुरक्षित स्थान पर स्टोर करें और गेहूँ की फसल में अभी जो है वो सिंचाई न करें, अभी बारिश का इंतज़ार करें और इसके साथ साथ अपने पशुओं का भी ध्यान रखें कि मौसम में बदलाव हो रहा है। बारिश जो है ये एक काफ़ी वेरिएशन थी इस बारिश में। तो पूरे भिवानी ज़िले में बात करें तो अमूमन 5-7 मिलीमीटर से लेकर के 15-20 मिलीमीटर तक की बरसात दर्ज की गई है। मंगलवार को बागवानी के डीएचओ डॉक्टर देवीलाल ने किसानों के लिए चलाई जा रही अनेक सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा इस अवसर पर उन्होंने किसानों को अपनी फसल में सही समय पर पानी लगाने जैसी अनेक बातों को भिवानी हलचल की टीम के साथ साझा भी किया। जिला बागवानी अधिकारी देवीलाल ने बताया कि किसानों के लिए सरकार ने बहुत सी स्कीम चला रखी हैं। सरकार की तरफ से किसान अपने खेत में टैंक बनाकर जब बारिश आती है तो उसका पानी इकट्ठा कर सकता है और समय आने पर इससे अपने खेत में सिंचाई भी कर सकता है। ऐसे टैंक किसान भाई बनाता है तो इसमें 70% से 100% तक अनुदान विभाग की तरफ से दिया जाता है। किसान भाई जो 2 इकट्ठे होकर अगर टैंक बनाते हैं तो उन्हें 70% और जो किसान भाई 4 या 5 इकट्ठे होकर टैंक बनाते हैं तो उन्हें 100% तक लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि किन्नू, माल्टा, अमरूद के बाग खेत में लगाते हैं तो किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। सबसे पहले तो भिवानी हलचल का हमारे बागवानी विभाग में हम स्वागत करते हैं। दूसरा, पानी बचाने के लिए विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से किसान जो भाई अपने खेत में बाग लगाते हैं तो उनको हम टैंक बनाने की सुविधा देते हैं। उसमें किसान अपने खेत में टैंक बना के नहर का या जब उसके पास पानी स्पेयर होता है, चाहे वो बारिश का पानी भी हो सकता है, उसमें इकट्ठा कर लेता है और समय समय पर अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार अपने बाग में अपनी सब्जियों को पानी दे सकता है। तो इस तरह के टैंक जो किसान भाई बनाता है उनको 70% से लेकर 100% तक अनुदान विभाग की तरफ से टैंक बनाने के ऊपर दिया जा रहा है। तो इसमें जो किसान भाई जिनके 1 के नाम ज़मीन है या 2 के नाम ज़मीन है तो उनको 70% अनुदान, और जिन किसान भाइयों 4 मिलके और कम्युनिटी टैंक बनाते हैं, सामुदायिक तालाब बनाते हैं, उसके ऊपर विभाग की तरफ से उनको 100% तक अनुदान दिया जा रहा है ताकि उसमें वो अच्छे से अपना पानी एकत्र करके और समय समय पर फसलों की आवश्यकता अनुसार ड्रिप इरिगेशन अपना के और उनको पानी दे सके, ताकि पानी की भी बचत हो और किसान को किसी नहर का या उसका बिजली का, उसका ट्यूबवेल का वेट न करना पड़े, क्योंकि उनके पास पानी का खुद का स्टोर हो जाता है। जो किसान टैंक के साथ बाग लगाएंगे तो इस साल से तो सरकार ने बहुत ज़्यादा, विभाग ने इसके ऊपर सब्सिडी बढ़ा दी है बाग लगाने के ऊपर।
हम ये जैसे आम अपना किन्नू, मौसमी, माल्टा, अमरूद इस तरह के जो बाग खेत में लगाता है फार्मर, तो उनको हम 43,000 रुपये 43,000 पर एकड़ की सब्सिडी विभाग की तरफ से उनको दी जा रही है, जिसके अंदर 23,000 रुपये उनको पहले साल जिसने वो नया बाग लगाता है और आगे बाग की संभाल करते टाइम भी उसकी जेब के ऊपर वजन न पड़े तो 10-10 हज़ार की किस्त उसको प्रति एकड़ के हिसाब से फर्स्ट ईयर जब 1 साल का बाग हो जाए और सेकेंड ईयर जब 2 साल का बाग हो जाए तब उसको फार्मर को 10,000 रुपये प्रति एकड़ और दिए जाएंगे। कुल मिला के फार्मर को 1 एकड़ बाग के ऊपर 43,000 रुपये की सब्सिडी बाग के द्वारा वो उपलब्ध करवाई जा रही है। सब्जी जो हम ये आजकल एक संतुलित आहार है, हर आदमी हेल्थ कॉन्शियस है, तो उस वो कब वो हमारा स्टेक उतरेगा कि हम अपने खाने के अंदर सब्जियां और फल को ऐड करेंगे, उनको भी हम शामिल करें हमारे खाने के अंदर। फल और सब्जियां हर किसान, हर गरीब परिवार तक पहुंचो, इसलिए सब्जियों की खेती करने के ऊपर भी किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। और इसके लिए किसान जो अपने खेत में सब्जी की खेती करता है उसमें वो कोई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाता है, मिनी स्प्रिंकलर लगाता है या मल्चिंग शीट का यूज करता है, तो इस तरह के किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ हम सब्जी लगाने के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि पिछले साल 8,000 प्रति एकड़ थी, वो भी 7,000 रुपये सरकार ने और बढ़ा दिया। इस बार 15,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी किसान को दी जा रही है। जो मल्चिंग शीट वो खेत में लगाता है उसके ऊपर भी अलग से सब्सिडी है। ड्रिप सिस्टम के ऊपर MI काडा डिपार्टमेंट के द्वारा भी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। तो इस तरह सब्जी लगाने के ऊपर किसान को अधिभार नहीं पड़ता और वो अपने खेत का कुछ एरिया मांग के अनुसार सब्जी में कन्वर्ट करे तो उसके लिए बहुत लाभदायक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।